इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने इससे पहले एविडेंस एक्ट के लेक्चर में स्वीकृति से रिलेटेड प्रोविजंस को देखा था, जहां पे आपको सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 23 तक में प्रोविजंस मिल जाएंगे। तो यदि आप नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे हम संस्वीकृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो संस्वीकृति के बारे में हम यहाँ पे हम बात करें, जो संस्वीकृति है उसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि आपको इसकी परिभाषा कहीं पर नहीं मिलेगी पूरे एविडेंस एक्ट में। हाँ, यहाँ पे उसके प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है ना, सेक्शन 24 से, लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे हम अगर नॉर्मली बात करें तो संस्वीकृति जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्फेशन कहते हैं, ठीक है ना, कन्फेशन। तो यहाँ पे हम बात की जो संस्वीकृति है तो उसकी जो नॉर्मल परिभाषा है वो ये है कि यदि किसी अभियुक्त द्वारा, किसके द्वारा, किसी एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा जिस पर आरोप लगा है या फिर जिसने कोई अपराध किया है, वही जाके क्या करता है, अपना गुनाह कबूल करता है, ठीक है ना, या उस पर जो चार्ज लगे वो कबूल कर लेता है, हाँ मैंने ही किया ये अपराध। तो वो चीज़ हो जाएगी संस्वीकृति, अर्थात किसी अपराधी द्वारा किया गया कथन, ठीक है ना, कि हाँ उसी ने अपराध किया है, वो संस्वीकृति कहलाता है, उसका कन्फेशन कहलाता है, कबूलनामा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले, लेकिन इससे पहले यदि आपको कोई डाउट आता है, ठीक है ना, मेरे लेक्चर से रिलेटेड, या फिर आपको कोई क्वेरी है, तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आप जो भी डाउट है उसको मैसेज करिए, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 24 की। तो सेक्शन 24 क्या बात करता है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है, अर्थात यदि संस्वीकृति की भी गई है तो किन कंडीशन में वो विसंगत हो जाएगी, इररिलेवेंट हो जाएगी, ये चीज़ बताता है सेक्शन 24। यदि मान लीजिए जो ए नाम का व्यक्ति है वो पुलिस ऑफिसर है, अब बी नाम के व्यक्ति को क्या किया है, धमकी दिया या ऐसे उत्प्रेरणा किया, अर्थात उकसाया कि उसने क्या किया, संस्वीकृति कर दी, या फिर ए ने बी को कोई ऐसा वचन दिया कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, ठीक है ना, यदि तुम संस्वीकृति कर लेते हो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये विसंगत हो जाएगी, इररिलेवेंट हो जाएगी, यहाँ पर सुसंगत नहीं होगी वह। अब चलिए डायरेक्ट में देख लेते हैं। यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में संस्वीकृति वह ऐसी धमकी, उत्प्रेरणा या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है, तब वह संस्वीकृति विसंगत होगी। मान लीजिए जो हमने अभी एग्जाम्पल जो देखा था, ठीक है ना, कि जो पुलिस है, ठीक है ना, ए नाम का, और बी ए कौन है, अभियुक्त है जिस पर आरोप लगा था, तो उसने क्या किया है कि कोई संस्वीकृति कर दी। अब ए ने क्या किया, उत्प्रेरणा या धमकी या वचन द्वारा किसी भी प्रकार से बी से क्या किया, संस्वीकृति करवा लिया। अब वो ये न्यायालय में जो पेश करता है तो न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा लगता है उसने जांच करवाने के बाद कि जो संस्वीकृति बी के द्वारा की गई थी वो क्या है, उत्प्रेरणा के द्वारा की गई थी, उकसा कर किया गया था, लिया गया था उससे, या फिर धमकी दी गई थी, तब उसने क्या किया, संस्वीकृति की, या फिर कोई वचन द्वारा, ठीक है ना, ऐसा कोई प्रॉमिस किया गया उससे कि उसे संस्वीकृति कर ली, तब यहाँ पर क्या होगा, वह विसंगत हो जाएगी, वह इररिलेवेंट हो जाएगी। कहाँ पे, सेक्शन 24 में। और उसके बाद एक और दिया है कि सेक्शन 25 में, ठीक है ना, सेक्शन 25 में क्या है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना। अब यहाँ पे क्या बताया गया, सिर्फ इतनी बात बताई गई है, यदि कोई संस्वीकृति पुलिस ऑफिसर से की जाती है, ठीक है ना, कि मान लीजिए कोई अभियुक्त है, वो कस्टडी में है, उसने पुलिस ऑफिसर से कर लिया कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है, ठीक है ना, या फिर मैंने ही चोरी की है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पुलिस ऑफिसर उसने किया है तो उसको साबित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही हो सकता है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको डरा धमका कर लिया हो, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसी उकसा कर किया हो, या फिर ऐसे कोई वचन द्वारा किया गया हो, करवाया गया हो, तो ये चीज़ इसलिए रिलेवेंट नहीं होती है, यहाँ पे साबित इसको नहीं किया जा सकता है।
अब मान लीजिए यहाँ पे ए नाम का जो पुलिस ऑफिसर है और बी नाम का व्यक्ति है, अब इसको डरा धमका कर बी को संस्वीकृति कर ली, तो बी ने क्या किया कि हाँ कहा कि हाँ मैंने ही मर्डर किया, ठीक है ना। तो उस चीज़ को न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई थी और ये सेक्शन 25 में क्या है, इररिलेवेंट है, इसमें इसको साबित नहीं किया जा सकता है। अब ये साबित कब किया जा सकता है ये बताया गया है आपका सेक्शन 26 में। तो सेक्शन 26 क्या बात करता है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। अब मान लीजिए कोई पुलिस की अभिरक्षा में हुआ है, ठीक है ना, पुलिस कस्टडी में है, अब वहाँ पे कोई ऐसी संस्वीकृति कर रहा है, वो कब तक साबित नहीं की सकती उसके विरुद्ध जिसने ऐसी संस्वीकृति की है। कोई भी संस्वीकृति तब तक साबित नहीं की जा सकती जब तक वह मजिस्ट्रेट के समक्ष ना की गई हो। अब यहाँ पर हम बात करें तो कोई भी यदि संस्वीकृति करता है, ठीक है ना, कोई कन्फेशन करता है कोई अभियुक्त, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट ही उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है, तभी वह साबित किया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष वह संस्वीकृति नहीं की गई है तो वहाँ पर उसको साबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि यदि कोई अभियुक्त कन्फेशन कर रहा है, ठीक है ना, संस्वीकृति कर रहा है, तो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष होना चाहिए, या तो महानगर मजिस्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होना चाहिए। इन दोनों के क्या होना चाहिए, समक्ष होना चाहिए, या तो ये, ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें सिर्फ इतनी ही बात बताई गई है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिए संस्वीकृति, तभी उसको साबित किया जा सकता है, अदरवाइज उसको साबित नहीं किया जा सकता। उसके बाद है सेक्शन 27। सेक्शन 27 सिंपल सा है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितना साबित किया जा सकेगा। अब मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति जेल में है, ठीक है ना, उसने बी को यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको कुछ ऐसा साक्ष्य दिया, ठीक है ना। अभी साक्ष्य दिया कि मान लीजिए, इसको सरल तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ए है, उस पर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। अब ए ने साक्ष्य दिया कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है, और जो कपड़े थे जिसमें छींटे लग गए थे कपड़े वो खून के, ठीक है ना, तो उसको मैंने किसी पेड़ के नीचे छुपा दिया है। और उसके बाद जो चाकू था वो कहाँ रखा हुआ है, चाकू किसी झाड़ में छुपा दिया। अब जो पुलिस गई तो वो दोनों को ढूंढा, तो यहाँ पे जो कपड़े थे वो तो मिल गए, लेकिन यहाँ पे जो चाकू था वो नहीं मिला। तब यहाँ पर क्या है, जो कपड़े हैं जिसमें खून लगा हुआ उसको साबित किया जा सकता है, क्योंकि वह साक्ष्य स्पष्ट हो चुका है। लेकिन वह चाकू जो है, चाकू के बारे में जो भी साक्ष्य दिया गया था, ठीक है ना, उसको स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना, वह स्पष्ट नहीं है, तो उसको साबित नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि अब जो भी साक्ष्य दिया जाता है किसी अभियुक्त के द्वारा, ठीक है ना, उसमें से जो भी उसको पता चल जाता है, जितना भी पता चलता है, सिर्फ उसको उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, उसको साबित किया जा सकता है। अदरवाइज जो स्पष्ट नहीं है, जिसका पता नहीं चल रहा है, वो साबित नहीं किया जा सकता है। तो ये है, ये सेक्शन इतने बात करती है। अब इसको हम देख लेते हैं जो बैरक में क्या है कि जब किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस की अभिरक्षा में अभिसाक्ष्य दिया जाता है। अब यहाँ पे कहाँ है, जो अभियुक्त है वो पुलिस कस्टडी में है और वहाँ पे कोई ऐसा साक्ष्य दे रहा है, ठीक है ना, और प्राप्त जानकारी के, अर्थात जो भी जानकारी प्राप्त हुई है अभियुक्त से, उसके परिणाम से उसका पता चल जाता है। मान लीजिए अभिसाक्ष्य दिया, किसी टेस्टिमनी दी किसी अभियुक्त ने, ठीक है ना, और उस जानकारी में से उसका पता चल गया, तब ऐसी जानकारी में से चाहे वो संस्वीकृति की कोर्ट में आती हो या नहीं, अब जरूरी नहीं कि जो उसने बताया वो संस्वीकृति की कोर्ट में ही आए, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो भी सकती है संस्वीकृति और उसमें नहीं भी हो सकती, उसकी कोर्ट में नहीं भी आती होगी। तो यहाँ पर जितनी जानकारी स्पष्ट हो गई है ना, उसे साबित की जा सकेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अर्थात अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से जितना स्पष्ट हो गया है सिर्फ उतना ही साबित किया जा सकता है। उसके बाद इसमें इसको जो है सेक्शन 27 है, उसको क्या बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिए। और उसके बाद इसमें 2 केस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पुलकरी कुटैया बनाम एम्परर 1947 का केस था। देवबंद उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये कब का केस था, 1960 का केस था। ये जो दोनों केस दिए गए हैं ये यूपी और यूपीसीजे पूछा जाता है, ठीक है ना, ज़्यादातर। बाकी केस सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कोई से भी एग्जाम हो कभी न कभी पूछा जाता है। तो ये है कि ये जो दोनों केस हैं, ठीक है ना, ये इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि 4 केस दे देंगे, ठीक है ना, जैसे पुलकरी कुटैया बनाम एम्परर हो गया, ठीक है ना, ऐसे 3 केस और दे देंगे और बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो सेक्शन 27 से रिलेट करता है, ठीक है ना, या फिर 27 के किसी भी फैक्ट से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आप याद रखिए।
उसके बाद है सेक्शन 28। अब सेक्शन 28 जो है सेक्शन 24 का बिल्कुल ही अपोजिट है, ठीक है ना। कैसा है? अपोजिट है। वहाँ पर क्या था कि जो प्रेरणा धमकी या वचन के द्वारा संस्वीकृति कराई जा रही थी वो इररिलेवेंट थी। अब यहाँ पे रिलेवेंट कब होगी? उत्प्रेरण धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति क्या है? सुसंगत है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, धमकी तो दी गई थी, उकसाया तो गया था और या फिर प्रॉमिस तो किया गया था, लेकिन जब जो अपराधी है, ठीक है ना, उसके मन पर ऐसा प्रभाव दूर हो जाए, धमकी वगैरह वाला, धमकी वचन संबंधित, और यदि वह क्या करता है, संस्वीकृति करता है उसके बाद, तब वह सुसंगत हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करें, यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि ऐसी प्रेरणा धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के पूर्णतः समाप्त होने पर, अब यहाँ पे क्या है कि पूर्णतः समाप्त होने पर बात कर रही है, यानी कि आधे अधूरे हो कि थोड़ा बहुत उसको डाउट हो फिर भी संस्वीकृति कर ले, नहीं, ऐसा नहीं। क्या है कि उसके मन में पूरी तरह से ऐसा प्रभाव समाप्त हो जाना चाहिए, तभी वह संस्वीकृति क्या होगी? सुसंगत होगी। अब एग्जाम्पल में जैसे कि ए नाम का जो व्यक्ति था, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर था, और बी नाम के व्यक्ति को क्या करता है, धमकी देता है कि तुम ऐसा संस्वीकृति कर लो कि तुमने जो गुनाह किया है वो कबूल कर लो, नहीं तो और भी चार्ज लगाए जाएंगे, ठीक है ना, और बुरी तरह से फंस जाओगे। तो ये डर गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यदि मान लीजिए बी को पछतावा हुआ कि नहीं, ऐसा मैंने अपराध तो किया है, उसको क्या करना चाहिए? कन्फेशन करना चाहिए, संस्वीकृति करनी चाहिए, ठीक है ना। तो बी क्या करता है कि वो संस्वीकृति कर लेता है, तो यहाँ पर यह संस्वीकृति क्या हो जाएगी? सुसंगत हो गया, भले ही उसने क्या किया गया है, उसे पहले डराया धमकाया गया हो, ठीक है ना। अभी हम नॉर्मल सी बात है, यदि पुलिस कस्टडी में कोई है तो उसको डराया धमकाया थोड़ा बहुत जाता है, ठीक है, माना भी जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो संस्वीकृति है वो सुसंगत नहीं होगी। लेकिन यदि बी ऐसा चाहता है, ठीक है ना, कि हाँ पछतावा हो रहा है, वो संस्वीकृति करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? संस्वीकृति कर सकता है। किसके समक्ष? मजिस्ट्रेट के समक्ष, क्योंकि यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति नहीं होगी तो वो रिलेवेंट नहीं होगी, ठीक है ना, इररिलेवेंट होगी। तो यहाँ पे बात करें सेक्शन 29 की, तो सेक्शन 29 छोटा सा है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत ना हो जाना। अब मान लीजिए किसी ने प्रॉमिस किया, ठीक है ना, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है जो अभियुक्त है, और उसने किसी व्यक्ति से, मान लीजिए बी सी डी जो भी है, किसी से ऐसे प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं संस्वीकृति नहीं करूँगा, पुलिस को कुछ नहीं बताऊँगा या फिर न्यायालय को कुछ नहीं बताऊँगा, किसी को भी कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें प्रॉमिस कर दी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि इस प्रॉमिस करने के बाद भी प्रॉमिस तोड़ देता है, उसको क्या करता है? संस्वीकृति कर लेता है या अपना गुनाह कबूल कर लेता है या फिर किसी को ये साक्ष्य दे देता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा? ये विसंगत नहीं होगा, यहाँ पर ये सुसंगत हो जाएगा, भले ही उसने प्रॉमिस किया हो। अब नॉर्मल सी बात है भाई कि कोई किसी ने प्रॉमिस किया है, अब ये जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि हाँ भाई उसने प्रॉमिस क्यों किया है, किस बात के लिए किया है, अब ये जानने की उत्सुकता रहती है, उसी प्रकार कोर्ट को भी रहती है भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि कोई संस्वीकृति तब कही गई, यदि कोई संस्वीकृति तब कही गई है जब वह गुप्त रखने के वचन के अधीन की गई है, या प्रवंचना के परिणाम स्वरूप संस्वीकृति प्राप्त की गई, या मत्तता की अवस्था में की गई थी। अब यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई है, कौन कौन सी? या तो प्रॉमिस के अधीन उसने क्या किया है? संस्वीकृति की, उसने पहले प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, उसके बाद उस प्रॉमिस को तोड़ के संस्वीकृति कर दी, या फिर प्रवंचना की है, ये प्रवंचना का मतलब क्या होता है? धोखा देना, उसके परिणाम स्वरूप कोई ऐसी संस्वीकृति कर दी, या फिर मत्तता की अवस्था, मान लीजिए कोई नशे की हालत में था, ठीक है ना, उसके बाद उसने क्या किया है? उसके अधीन रहते हुए उसने क्या संस्वीकृति कर दी कि हाँ मैंने ऐसा किया था या फिर उसने नहीं किया था, इस टाइप का कुछ साक्ष्य दे देता है, तो वो चीज़ रिलेवेंट हो जाएगी। कहाँ पर? सेक्शन 29 के अधीन, तो ये चीज़ इररिलेवेंट नहीं होगी। इतनी बात करता है ये सेक्शन 29। लेकिन यहाँ पे केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वो ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था, तब ऐसी संस्वीकृति विसंगत नहीं है, ठीक है ना, और उसका साक्ष्य दिया जा सकता है अभियुक्त के विरुद्ध। अब यहाँ पे इतनी बात बताई जा रही है 4th पॉइंट में कि यदि मान लीजिए कि कोई अभियुक्त संस्वीकृति करना चाहता है, ठीक है ना, महानगम जो मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो भी संस्वीकृति को रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना, वो जाता है वहाँ पे, उसको बताना पड़ता है, ठीक है ना, कि हाँ यदि तुम संस्वीकृति कर रहे हो तुम इसके लिए आबद्ध नहीं हो, ठीक है ना, तुम मना भी कर सकते हो कि तुम संस्वीकृति नहीं करोगे।
अगर ये चीज़ नहीं बताई गई, उसकी चेतावनी नहीं दी गई थी और उसने फिर भी संस्वीकृति कर ली, तो यहाँ पर ही उस कारण से ये विसंगत नहीं होगा, ठीक है ना। और उसका, उस संस्वीकृति का, उस कथन का अभियुक्त के विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो बस इतनी बात करता है सेक्शन 29। तो अब यहाँ पर 3 चीज़ें सिर्फ बताई गई हैं। कौन कौन सी? गुप्त रखना, प्रवंचना, ये फिर मत्तता की अवस्था में की गई थी, ठीक है ना। इन 3 कंडीशन पे यदि संस्वीकृति की जाती है तो वो रिलेवेंट होगी, इररिलेवेंट नहीं होगी सेक्शन 29 में। और उसके बाद है सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 क्या बात करता है? इस साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 अपराधी हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए ए जो है, तीनों ने मिलकर अपराध तो किया था, लेकिन जो ए है वो क्या करता है? संस्वीकृति कर लेता है कि हाँ, मैंने और बी ने और सी ने तीनों मिलकर किसी अपराध को किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये कथन कर रहा है तो इसके विरुद्ध तो उसको साबित तो किया ही जा सकेगा, ठीक है ना। न्यायालय इसकी जांच तो करेगी, विचार पे तो लेगी, साथ में उस बी और सी के भी विरुद्ध उस साक्ष्य को क्या किया जाएगा? उस कथन को विचार में लिया जाएगा। किसके विरुद्ध? बी और सी के भी विरुद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों ने एक साथ अपराध किया है। इसको एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बैरेक्ट में क्या है इसका प्रावधान। जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनका एक साथ के ट्रायल चल रहा है किसी भी कोर्ट में संयुक्त रूप से, तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, ठीक है ना। अर्थात कोई एक व्यक्ति है, एक से अधिक अपराधी तो हो गए, वहाँ पे ट्रायल तो सभी के चल रहा है, ठीक है। यदि किसी एक के भी द्वारा कोई ऐसी संस्वीकृति कर ली जाती है, ठीक है ना, और यदि वह साबित करनी है तो वो तीनों, मान लीजिए एक से अधिक 3 व्यक्ति हैं, तो तीनों के विरुद्ध उस साक्ष्य को क्या किया जाएगा? उस कथन को विचार में लिया जाएगा तीनों के विरुद्ध। तो यहाँ पे है कि तब न्यायालय इसी संस्वीकृति को इसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी, यानी कि जो उसके साथ और भी अन्य व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जिनका ट्रायल चल रहा है, उनके विरुद्ध भी क्या किया जा सकता है? ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। अर्थात जो तो कर रहा है संस्वीकृति उसके विरुद्ध तो लेगा ही, और साथ में उसके साथ जो अन्य अपराधी जिसका अन्य व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है तो उसका भी क्या किया सकता है? उसके विरुद्ध भी विचार में ले सकेगा न्यायालय। ये चीज़ कहती है सेक्शन 30। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि का और खा को गा की हत्या के लिए एक साथ विचारित किया जाता है। मान लीजिए ए है और बी, ठीक है ना, इन दोनों का ट्रायल क्यों चलता है? सी की हत्या करने का, ठीक है। और यह साबित किया जाता है कि का ने कहा कि खा और मैंने गा की हत्या की है। अब मान लीजिए बी ने ऐसा कन्फेशन कर लिया, संस्वीकृति कर ली, ठीक है ना। बी कहता है कि मैं और जो ए है, ठीक है ना, बी और कहता है कि मैंने और ए ने क्या किया है? सी की हत्या की है। तो ये जो संस्वीकृति है वो ए के विरुद्ध भी साबित की जा सकेगी, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ कहता है आपका दृष्टांत ये। उसके बाद है इसमें 2 केस है, कश्मीरा सिंह का मामला, भावनी शाह का मामला, ठीक है ना। ये केस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका नाम इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 4 केस दिए जाते हैं, ठीक है ना, उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा केस इससे रिलेटेड है। तो ये चीज़ है आपकी, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करें सेक्शन 31 की। तो सेक्शन 31 स्वीकृतियाँ जो है निश्चायक सबूत नहीं है। तो स्वीकृतियाँ क्या है? निश्चायक सबूत नहीं है, वो किंतु विबंध कर सकती हैं। अब विबंध क्या होता है? अब वो चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना, पहले डिस्कस किए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 पार्ट में है। पहले मैंने पूरा विबंध को समझाया है, ठीक है ना, और दूसरे पार्ट में उसको क्या किया गया है? उसके टाइप्स बताया गया है। तो ये चीज़ है, यदि आप नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो ये चीज़, ठीक है ना, स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है किंतु उसका विबंध कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करिए जो भी आपको डाउट हो। और उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।